हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष जोशी आपके लिए फिर से राजस्थान ज्योग्राफी का एक पार्ट लेकर आया हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने पहले राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार आपको एक टॉपिक करवा दिया है। आज दूसरा टॉपिक राजस्थान के भौतिक भूभाग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ इसको एकदम शानदार तरीके से सेट किया है। राजस्थान के भौतिक भूभाग को सारा मैटर इसमें किस प्रकार मैप के अंदर आपको राजस्थान का भौतिक पार्ट कैसे दिखाई देते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे फैला हुआ है। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपको राजस्थान का मैप भरना नहीं आता है तो आपको तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी तैयारी करने से पहले आपको राजस्थान का मैप भरना अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप सभी मैप की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लें। फिर भी मैं आपको कुछ ज़िले हैं जो पिछली बार मैंने तो टोटल ज़िलों को बताया था, इस बार मैं आपको ओवरव्यू कर देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन इसको वीडियो ज़्यादा लंबी न बने इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊँगा आपकी बार। स्टार्टिंग में ऊपर जो ज़िले हैं ये श्री गंगानगर है, गंगानगर के पास में हनुमानगढ़ है, गंगानगर से नीचे बीकानेर ज़िला है, बीकानेर ज़िले से नीचे ये जैसलमेर ज़िला है और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर ज़िला है। और इधर जैसलमेर के पास ये जोधपुर ज़िला है। जोधपुर बाकी आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का फिजिकल डिवीज़न, राजस्थान के भौतिक भूभाग। उसके अंदर आज हम पहले आपको ये बताएंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम BC मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 1967-68 में 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें 7 भाग उनके कौन कौन से थे: शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। 7 भागों में बांटा था, लेकिन ये मान्य नहीं माने जाते, इनको अपने नहीं पढ़ते हैं। हम राजस्थान के भौतिक भूभाग को, राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, उनको पढ़ते हैं, जिनमें मुख्य पार्ट हैं राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भूभाग जन है, जहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, किंतु जनघनत्व सबसे कम है। जनघनत्व का सबसे कम होने का मतलब यह है क्षेत्रफल अधिक है लेकिन जनसंख्या यहाँ पे कम निवास करती है, जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग पूर्वी मैदानी भूभाग है। पूर्वी मैदानी भूभाग है जहाँ पे जनसंख्या 39% निवास करती है और 23% भूभाग है। दूसरा अपना भौतिक भाग है अरावली प्रदेश, वहाँ पे 9.3% भूभाग है और जनसंख्या है जो 10% निवास करती है। अरावली में कौन कौन से पार्ट हैं: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। इनको हम मैप से आराम से समझेंगे। एक बार ओवरव्यू ले रहा हूँ मैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर चंबल बाणगंगा बेसिन है, बनास बाणगंगा बेसिन है, चंबल बेसिन है, माही बेसिन है। और इसके बाद है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर 6.89% भूभाग है, जनसंख्या 11% है यहाँ पे। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में दक्कन का पठार और विंध्य कागार क्षेत्र हम पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण के अनुसार सही क्रम कौन सा है, यह जो है सर्वप्रथम पहले कौन सा पार्ट बना था, फिर उसके बाद में कौन सा पार्ट बना था, इसके तरीके से बताया गया है। सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला बनी थी, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ, फिर पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ और उसके बाद थार मरुस्थल का निर्माण हुआ। थार मरुस्थल है जो नवीनतम भौतिक भूभाग है राजस्थान के अंदर। पूर्वी मैदानी भाग के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक। थार मरुस्थल को देखने से
आपको मैं मैप में एकदम समझाते रहता हूँ ढंग से। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में 15% तथा भारत में कुल 85% फैला हुआ है। यह ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है इतना एरिया, ये सारा का सारा थार मरुस्थल का पार्ट है, जो रेड कैटेगरी में दिखा रखा है मैंने पहले ही। पाकिस्तान में और भारत में टोटल थार का मरुस्थल है जिसका लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में 15%, भारत में 85% फैला हुआ है। भारत के 85% भारत में जो फैला हुआ है, भारत में 4 राज्यों में फैला हुआ है। इधर नीचे गुजरात में, फिर अपने राजस्थान में, और राजस्थान के बाद में इधर हरियाणा में, और इधर पंजाब में। ठीक है। पंजाब के बाद में राजस्थान में थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो कि कुल थार मरुस्थल का लगभग 58% है। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि टोटल थार का मरुस्थल है जो भारत में कितना फैला हुआ है। गुजरात में 13%। ये नीचे PDF में सारा लिखा हुआ है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, रिव्यू करा दूंगा ये लिखने के बाद। इसको मैप में समझा रहा हूँ आपको। पाकिस्तान में 15% है, राजस्थान में 58% है, गुजरात में इसका जो भूभाग फैला हुआ है वह 13% है, पंजाब में 8% है, और हरियाणा में 4% है। ठीक है। राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है जो टोटल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये जो पार्ट दिखा रहे हैं इधर, ये सारा पार्ट है जो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल थार मरुस्थल का लगभग 58% है। कुल थार मरुस्थल जो भारत पाकिस्तान में सारा फैला हुआ है उसका टोटल का 1,75,000 58% है। जबकि राजस्थान के कुल भूगोलिक भूभाग का क्षेत्रफल जो है अपना राजस्थान, उसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जैसे इधर यहाँ से फैला हुआ है इतना, ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है जो इतना आधा पार्ट है ये इधर वाला। ये सारा का सारा इसमें क्या है, 61.11% भूभाग है। पश्चिम मरुस्थल, अरावली प्रदेश, इधर नीचे मैप में बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए आप, ये जो इतना पार्ट है पश्चिम मरुस्थल हो गया इधर। पश्चिम मरुस्थल के बाद में ये अरावली प्रदेश का भूभाग हो गया, फिर ये मैदानी भूभाग हो गया, और इधर ये हाड़ौती का पठार हो गया। पश्चिम मरुस्थलीय भाग है जो राजस्थान का 61.11% भूभाग है, अरावली का 9.3% भूभाग है, पूरी मैदानी प्रदेश का 23% भूभाग है, और दक्षिण पूर्वी पठारी का भूभाग है जो ये 6.89% भूभाग है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने थार मरुस्थल की। ये देख लिया, पश्चिम मरुस्थल 61.11% भूभाग है। जनसंख्या यहाँ पे 40% निवास करती है, किंतु जनघनत्व है जो सबसे कम है। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग है जो पूरी मैदानी भूभाग है। ठीक है। इन आज केवल पश्चिम मरुस्थलीय भूभाग पर ही हम चर्चा करेंगे। जो बाकी टॉपिक हैं अरावली प्रदेश, पूरी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठार, इसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थार मरुस्थल कुल क्षेत्र पर 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, अभी अपने डिस्कस किया है। थार मरुस्थल पाकिस्तान में 15%, भारत में 85% फैला हुआ है। भारत के 4 राज्यों में, गुजरात में 13%, राजस्थान में 58%, पंजाब में 8%, हरियाणा में 6% फैला हुआ है। ठीक है। राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल थार मरुस्थल का लगभग 58% है। जबकि राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है जो 61.11% भूभाग है। ये आपने अभी बता दिया मैंने आपको। ये जो इतना एरिया है टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल का, ये 61.11% भूभाग है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने। थार मरुस्थल की परिभाषा 1949 में अबुरविले ने दी थी। किसने दी थी? अबुरविले ने। भूमि का ह्रास ही मरुस्थलीकरण कहलाती है, या भूमि के उपजाऊ तत्वों का नष्ट
हो जाना, बंजर हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। थार मरुस्थल का निर्माण परमो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। थार मरुस्थल का निर्माण परमो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। थार मरुस्थल 33 महासागर का अवशेष है। थार मरुस्थल है जो 33 महासागर का अवशेष है। और बाकी पार्ट में मैं आपको थार मरुस्थल और थार मरुस्थल के अलावा जो पूरी मैदानी भाग है दोनों 33 महासागर के ही अवशेष हैं, जबकि अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है जो गोंडवाना लैंड के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। थार मरुस्थल 33 महासागर का अवशेष है। कुछ सहारा मरुस्थल का पार्ट भी मानते हैं, लेकिन 33 महासागर का अवशेष है या नहीं है इसके संबंध में क्या प्रमाण है? तो इसके संबंध में प्रमाण यह है कि यहाँ अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अवसादी चट्टानों की प्रधान है, अवसाद से जमी हुई चट्टानों की प्रधानता है। अवसाद जीवाश्म खनिज कौन कौन से? जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं यहाँ पे। बाड़मेर सांचौर बेसिन में ही पंचपदरा तेल रिफाइनरी लगाई गई है, तथा यहाँ मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी नामक तेल कुएं हैं। कुलदरा गांव जैसलमेर में मछलियों के अवशेष भी पाए गए हैं। ओक्कल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति जीवाश्म पाए गए हैं। खारे पानी की झीलों का होना, खारे पानी की झीलों का होना भी इस क्षेत्र को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। खारे पानी की झीलों का होना भी 33 सागर का अवशेष माना जाता है। कुछ विद्वान थार मरुस्थल को सहारा मरुस्थल का विस्तार मानते हैं, किंतु यह सही नहीं है। सहारा मरुस्थल का अन्य नाम ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल को अरब देशों में कबीर मरुस्थल कहते हैं, तथा अरब देशों के बाद पाकिस्तान में होने वाली विस्तार को चलिस्तान का मरुस्थल तथा भारत में थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, थार मरुस्थल में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल। किस तरह से बन सकता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल। इनकी प्रधानता थार मरुस्थल में पाई गई है, तथा गैर ऊर्जा के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधन भी है, जैसे लिग्नाइट कोयला है, कोयला, गैस, पेट्रोलियम पदार्थों की प्रधानता भी यहाँ पे पाई गई है। ठीक है, अब थार मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। थार मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं? थार मरुस्थल सर्वाधिक सघन वर्षा हुआ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार मरुस्थल है, तथा सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहाँ पे और जितने भी मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, उनकी अपेक्षा यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक है, जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान की अपेक्षा नहीं, टोटल जो जितने भी एक्स्ट्रा मरुस्थल है उनकी अपेक्षा थार मरुस्थल सघन बसा हुआ है तथा सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप नेपाल है, श्रीलंका है, इन सब देश के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश बसे हुए हैं उनमें यह ऋतु चक्र को नियमित करता है। ऋतु चक्र को नियमित कैसे करता है आपको इधर बता देता हूँ मैप में। इधर मैप है, जैसे थार मरुस्थल में रेतीला प्रदेश होने के कारण यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। सर्वाधिक गर्म होने के कारण यहाँ निम्न वायु दाब केंद्र का निर्माण होता है। अरब सागर से यहाँ से इधर ये हवाएं, निम्न वायु दाब केंद्र निर्माण होता है, जो ये हवाएं आकर्षित करता है इधर, जिनसे बारिश होती है। बारिश होने के बाद में ठंड होती है। इसका मतलब गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी का आना, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक होती है और जिस कारण वर्षा भी अधिक होती है, और वर्षा अधिक होने के कारण सर्दी भी अधिक होती है। इस प्रकार ऋतु चक्र का निर्माण यहाँ होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में थार मरुस्थल में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है यहाँ पर, जो कि मानसून को आकर्षित करता है। यहाँ से इधर से अरब सागर से जो मानसून उठता है इसको यह थार मरुस्थल है जो आकर्षित करता है, या बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उसको भी यह आकर्षित करता है। ठीक है, तथा पूरे भारत में वर्षा कराने में सहायता करता है यह वायुदाब केंद्र थार मरुस्थल, इसलिए वर्षा कराने में सहायक है। थार मरुस्थल के अलावा भारत का तिब्बत का पठार, इधर यहाँ पे तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार भी निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण कर। भारत में दो क्षेत्र ऐसे हैं जो निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करते हैं, इसमें एक तो थार का मरुस्थल हो गया और तिब्बत का पठार हो गया। ठीक है, तथा वर्षा कराने में ये दोनों सहायक है। तिब्बत का पठार और थार मरुस्थल दोनों वर्षा कराने में सहायता करते हैं।
थार मरुस्थल की और क्या विशेषताएं हैं, जैसे अब यहाँ पे ये रेतीले बलुई मिट्टी पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी का वैज्ञानिक नाम एंटीसोल है। सर्वाधिक मरुस्थलीय प्रदेश है ये। थार मरुस्थल का ढाल, थार मरुस्थल का ढाल है जो उत्तर से तो दक्षिण की तरफ है और यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ है। कैसे, यहाँ पे लूणी नदी बहती है। लूणी नदी कैसे बहती है, ऐसे पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका ढाल है। थार मरुस्थल की मुख्य वनस्पति मृदविद या जीरोफाइट पाई जाती है। थार मरुस्थल में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जीरोविद या जीरोफाइट या मृदविद। ठीक है, जीरोफाइट या मृदविद वनस्पति थार मरुस्थल में पाई जाती है। राजस्थान में थार मरुस्थल के कारण सर्वाधिक अपर्दन वायु अपर्दन का होता है। थार मरुस्थल में वायु चलती रहती है क्योंकि यहाँ पे अवरोध कम है। अवरोध कम होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक अपर्दन वायु अपर्दन होता है। वायु अपर्दन की समस्या मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर जिला है ये, जैसलमेर जिले में ही वायु अपर्दन की समस्या जो सर्वाधिक है। ठीक है, वायु द्वारा मिट्टी रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जो मैदानों का निर्माण किया जाता है उसको लोइस के मैदान कहते हैं। कौन से मैदान है, लोइस के मैदान। ठीक है, सांसौर बास बाड़मेर सांसौर बेसिन में पंचपत्रा तेल रिफाइनरी है। यहाँ मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी नामक तेल के कुएं हैं। कुलदरा गांव जैसलमेर में मछलियों के अवशेष भी पाए गए हैं। ओकल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति जीवाश्म पाए गए हैं। खारे पानी की झीलों का होना भी इस क्षेत्र को तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। तैतीस सागर के अवशेष में क्या प्रमाण है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विद्वान थार मरुस्थल को सहारा मरुस्थल का विस्तार मानते हैं, किंतु यह सही नहीं है। सहारा मरुस्थल का अन्य नाम ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल को अरब देशों में कबीर का मरुस्थल कहते हैं तथा अरब देशों के बाद पाकिस्तान में होने वाले विस्तार को चेलिस्तान का मरुस्थल तथा भारत में थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल में ये हमने देख लिया, गैर पारंपरिक ऊर्जा संशोधन और पारंपरिक ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। गैर ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल और पारंपरिक ऊर्जा के अंदर है लिग्नाइट कोयला, गैस के भंडार और पेट्रोलियम की प्रधानता पाई जाती है। थार मरुस्थल की ये विशेषताएं हमने देखी है अभी। संसार का सर्वाधिक सघन बसा हुआ मरुस्थल है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी का आना, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक होती है जिस कारण वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण सर्दी भी अधिक होती है। इस प्रकार ऋतु चक्र का निर्माण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में थार मरुस्थल में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है जो कि मानसून को आकर्षित करता है तथा पूरे भारत में वर्षा कराने में सहायता करता है। थार मरुस्थल के अलावा भारत का तिब्बत का पठार भी निम्न वायुदाब केंद्र बनाता है जो वर्षा कराने में सहायक है। रेतीली बलुई मिट्टी, वैज्ञानिक नाम इसका एंटीसोल है, का सर्वाधिक विशाल मरुस्थलीय प्रदेश में है। थार मरुस्थल का ढाल उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ है या उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम भी कह सकते हैं। थार मरुस्थल की मुख्य वनस्पति मृदविद या जीरोफाइट पाई जाती है। राजस्थान में थार मरुस्थल के कारण सर्वाधिक वायु अपर्दन होता है। वायु अपर्दन की समस्या मुख्य रूप से जैसलमेर जिला में है। वायु द्वारा मिट्टी रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जिन मैदानों का निर्माण किया जाता है ये लोइस के मैदान कहलाते हैं। ठीक है, अब ये राजस्थान के मैप में मैं आपको कुछ बताऊंगा। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। एक को शुष्क मरुस्थल, ये 25 सेमी जो वर्षा रेखा देख रहे हैं आप, ये 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में, पश्चिम मरुस्थल को ये जो है इधर तक ये पार्ट सारा का सारा है जो पश्चिम मरुस्थल है, इसमें ये रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है तथा ये है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान को दो भागों में, पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल ये हो गया इतने
इतने एरिया में। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर या इसको 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा भी बोल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान पश्चिम मरुस्थल का पूरी सीमा निर्धारित करने वाली सीमा रेखा कौन सी है। पश्चिम मरुस्थल यहाँ तक है और इसकी जो पूरी सीमा निर्धारित करने वाली सीमा रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी पूरी सीमा, पश्चिम मरुस्थल की पूरी सीमा निर्धारित करती है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत पाकिस्तान या राजस्थान पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली कौन सी वर्षा रेखा है। सीमा रेखा बनाने वाली ये इधर 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो केवल जैसलमेर जिले से गुजरती है। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किस जिले से गुजरती है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जैसलमेर होगा इसमें, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो जैसलमेर जिले से गुजरती है। ठीक है, मरुस्थल को मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में हम इसको दो भागों में बांटते हैं। बालू का स्तूप युक्त है 58.5% तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.5%। शुष्क मरुस्थल को इसको अपने दो भागों में बांटते हैं, एक तो 58.5% जो बालू का स्तूप युक्त है, एक 41.5% जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, इसमें जिले हैं शुष्क मरुस्थल के अंदर कौन कौन से जिले हैं। जैसलमेर है मुख्य रूप से, जैसलमेर के बाद पश्चिमी बाड़मेर है, बाड़मेर का हिस्सा ये पश्चिमी पार्ट, और पश्चिमी जोधपुर भी है ये इधरवाड़ा, और फिर दक्षिण पश्चिम बीकानेर का ये सारा दक्षिण पश्चिम पार्ट है जो ये बीकानेर का पार्ट आ गया। राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल है इसके अंदर 10 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसके अंदर 20 से 40 मीटर तक वर्षा होती है। 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। थार मरुस्थल में लहरदार आकृति को स्तूप या धोरे कहते हैं। थार मरुस्थल में जो लहरदार आकृतियां पाई जाती है उनको स्तूप या धोरे कहते हैं। वो कौन कौन सी होती है आपको अभी आगे समझाएंगे, आगे मैथ में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे शुष्क मरुस्थल ये हमने अभी पढ़ा है, इसे दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त तथा बालू का स्तूप मुक्त भाग। बालू का स्तूप युक्त 58.5% तथा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है जो 41.5% है। इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं। जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर, दक्षिण पश्चिम बीकानेर। यह 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जबकि 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में 10 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में 20 से 40 मीटर तक वर्षा होती है। थार मरुस्थल में लहरदार आकृति को स्तूप या धोरे कहते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में टीलों के प्रकार कौन कौन से टीले हैं, इनका क्या क्या प्रकार है ये हम देखते हैं। तो ये कौन कौन से टीले हैं। रेखीय, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती या शीफ, ये टीलों के नाम हैं। रेखीय, अनुदैर्ध्य बोलो चाहे पवनानुवर्ती बोलो या शीफ बोलो, एक ही बात है। यह हवा पवन की बहाव दिशा के समानांतर चलने से बनते हैं। समानांतर, जैसे हवा चल रही है वैसे उनके समान या लंबवत बनते हैं, समांतर चलते हैं। टीले राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर में मिलते हैं। ये देखो, ये टिल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे हैं। ये टिल्ले हैं रेखीय, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, शीफ, इनको शीफ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुप्रस्थ टिल्ले। अनुप्रस्थ टिल्ले इनका हवा के बहाव में चलने की दिशा के लंबवत या समकोण पर अवरोध होने से निर्माण होता है। इनका निर्माण बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये हवा की दिशा इस तरफ चल रही है, ये समकोण क्षेत्र हो गया एक। यहाँ पे जैसे हवा चलेगी ये यहाँ पर ऐसे
टीले का निर्माण हो जाएगा। जैसे टीलों का निर्माण होगा, ये अनुप्रस्थ टीले होते हैं जो बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक देखने से मिलते हैं। हवा के चलने की दिशा में लंबवत या अवरोध होने से समकोण पर अवरोध होने से निर्माण इनका होता है। नेक्स्ट टीले का कौन सा प्रकार है देखते हैं। बरखान। बरखान तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ अर्धचंद्राकार होता है। गतिशील अर्धचंद्राकार स्तूप बरखान कहलाते हैं। यह राजस्थान के भालेरी चूरू। बरखान कहाँ कहाँ मिलते हैं? राजस्थान के भालेरी चूरू, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, देशनोक बीकानेर, लूणकंसर बीकानेर, बालोतरा बाड़मेर, ओशियां जोधपुर, मेथा नदी बेसिन सीकर, रावसर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बरखान श्री गंगानगर सूरतगढ़ में, भालेरी चूरू में, देशनोक बीकानेर में, लूणकंसर बीकानेर में, बालोतरा बाड़मेर में, ओशियां जोधपुर में, मेंथा नदी बेसिन सीकर में, रावसर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी टीले बरखान ही हैं। मरुस्थलीकरण को फैलाने के लिए ये सर्वाधिक उत्तरदायी टीले बरखान ही हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में दिशा लगभग निश्चित होती है, जबकि बरखान में बरखान है जो गतिशील होते हैं, ये बढ़ते रहते हैं आगे से आगे। ये देखो बरखान, इस प्रकार के टीले आपने देखे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेटवर्क रेत के टीले। नेटवर्क रेत के टीले अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ रेत के टीलों के मध्य बनने वाले रेत के टीले नेटवर्क रेत के टीले कहते हैं। इन टीलों के बीच आने जाने का रास्ता कारवां या गासी कहलाता है। राज्य में यह अधिकतर शेखावाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इधर ऐसे ऐसे फिर इनको आगे से आगे नेटवर्क में से बनते जाते हैं, और इनके बीच में जो ये स्थान होता है ना आने जाने का, इनको कारवा या गासी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवा या गासी कहते हैं। राज्य में अधिकतर शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेटवर्क रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं ये आराम से ध्यान से देखना। बरखान है जो भालेरी चूरू, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, देशनोक बीकानेर, लूणकंसर बीकानेर, बालोतरा बाड़मेर, ओशियां जोधपुर, मेंथा नदी बेसिन सीकर, रावसर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी टीले बरखान है। ठीक है। अनुप्रस्थ रेत के टीले बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देखिए अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती या शीफ कहाँ पाए जाते हैं? तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिम जोधपुर। शीफ का नाम से यह क्वेश्चन पहले आ चुका है। नेटवर्क रेत के टीले के बाद में पैराबोलिक टीले। पैराबोलिक टीले हैं बड़ी वनस्पति के अवरोध से पैराबोलिक टीलों का निर्माण होता है, जिनमें रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल आदि वृक्षों के अवरोध से इनका निर्माण होता है। ये टीले राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर, झुंझुनू जिलों में बनते हैं। क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र है, इनके अंदर खेजड़ियाँ होती है, और खेजड़ियों के चारों ओर जब हवाएं चलती है तो एक प्रकार के टीलों का निर्माण होता है, जो पैराबोलिक टीले कहलाते हैं। ठीक है। सबर काफिज टीले। नेक्स्ट है सबर काफिज। सबर काफिज ये सबर करते हैं। छोटी वनस्पति के अवरोध के कारण इनका निर्माण होता है, जैसे कुच्चा, झाड़ियाँ, घास आदि के अवरोध से। ये टीले राज्य के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में बनते हैं। ये जिले जो बता रहा हूँ वो मुख्यतः इनमें है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ जगह और भी बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनमें ही बनते हैं, इसलिए इनका नाम स्पेशल दिया गया है। नेक्स्ट है अवरोधी रेत के टीले। पठार, पहाड़ियाँ, चट्टान के अवरोध से बनते हैं। इसके टीले जयपुर, विराटनगर, पुष्कर, अजमेर में बनते हैं। तारा स्तूप। इन टीले रेत के टीलों की भुजाएं एक से अधिक हवाओं की दिशाएं में निकली हुई होती हैं। ये टीले राज्य के जैसलमेर, रामगढ़ तथा मोहनगढ़ क्षेत्र में, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तारस्तूप। तारस्तूप आकृति के कारण फेमस हैं। ये इनकी आकृति ऐसी स्टार की बन जाती है। स्टार की आकृतियां बन जाती है ये टीले जो फैलते रहते हैं ऐसे। नेक्स्ट है दरियन। जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालुका स्तूप दरियन कहलाते हैं। थार मरुस्थल में दो स्तूपों दोहरों के मध्य निम्न भूमि को रन, टाट, तल्ली, थल्ली या अभिनति कहते हैं। रन, टाट, तल्ली, थल्ली या अभिनति कहते हैं। दो दोहरों के मध्य ये ऐसे टीले होते हैं। ये ऊपर वाले जो हिस्सा होता है ये टीला कहलाता है,
और बीच में जो इनका बीच में आने जाने का थोड़ा रास्ता होता है, कारवागासी भी कहते हैं, और ये धोरे होते हैं। दो स्तूपों धोरों के मध्य निम्न भूमि, जो इनके बीच में निम्न भूमि होती है, इनमें जो अस्थायी झीलें बनती हैं, इनको रन, टाट, तल्ली या थल्ली अभिनति कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पोकरण, लावा, कानोता, भाखरी में स्थित है। जब रन या टाट में वर्षा का जल भर जाता है तो उसमें अस्थायी खारी झील का निर्माण होता है, जिनमें मुख्यतः डीडवाना नागौर, पंचपत्रा बाड़मेर, सांबर जयपुर, थार मरुस्थल में खारी झीलों का निर्माण क्यों होता है? लवण माइकासिस चट्टानों के कारण। थार मरुस्थल के नीचे अवसादी चट्टानें हैं या लवण माइकासिस चट्टानें हैं, जो केशिकाकरण विधि से ऊपर लवण आ जाता है, जिनमें ये जो झीलें हैं ये खारी हो जाती हैं। इन झीलों के सूखने के बाद दलदली भूमि रन कहलाती है। ये जो झीलें होती है सूख जाती है, सूखने के बाद में जो दलदली भूमि बनती है इनको रन कहते हैं। जैसे पोखरण, जैसलमेर, बापरण, जोधपुर, बाड़मेर का थोबरन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है। अब थार मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। पलाया। पलाया क्या होता है? वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें पलाया कहलाती है। वर्षा ऋतु में जो झीलें निर्माण होती है उनको पलाया कहते हैं, जो कि अधिकतर जैसलमेर में स्थित है। पलाया झील के सूखने के बाद बनने वाला मैदान बोलसन कहलाता है। खड़ीन। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा के दिनों में परंपरागत रूप से एनीकट बनाकर वर्षा के पानी को रोककर जल इकट्ठा कर कृषि करने की विधि खड़ीन कहलाती है। यह प्राचीन समय पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। स्टार्ट है 1500 ईस्वी के करीब, तथा दो टीलों के मध्य एकत्रित जल के सूखने के बाद जो कृषि की जाती है उसे भी खड़ीन कहा जाता है। यह जैसलमेर में अधिकतर की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट माउथ। पश्चिम राजस्थान में भूमध्य सागरीय यह अपना राजस्थान है। राजस्थान में इधर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से जो पश्चिम से ये ज्वार उठते हैं उनको पश्चिम राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको माउथ कहते हैं। उसको गोल्डन रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यह रबी की फसलें गेहूं, चना के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह एक प्रकार का चक्रवात है। माउथ क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, माउथ क्या है? माउथ चक्रवात है, तूफान है, कुछ क्या चीज़ है जो यह एक प्रकार का चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वैया। पूर्वैया है जो दक्षिण पूर्व मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वैया कहलाती है। पूर्वैया इधर राजस्थान से इधर बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं और राजस्थान में ये मानसून थार का मरुस्थल है जो इसको आकर्षित करता है, जिसके कारण ये जो पूर्वैया इधर से हवाएं चलती है इनको पूर्वैया कहती हैं। और पूर्वैयों से भी राजस्थान में हल्की हल्की बारिश होती है। ये मानसूनी पवनें या सामयिक पवनें कहलाती हैं, जो समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। यह पूर्वैया क्या है? मानसूनी पवनें हैं, सामयिक पवनें हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है तो पूर्वैया क्या है? तो सामयिक पवनें हैं, तूफान नहीं है, जो समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज कहलाती है। यहाँ मुख्यतः सेवण घास पाई जाती है, जिसे ही लीलोण भी कहते हैं। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लिसिथुरुस सिडिकुस है। लाठी सीरीज क्षेत्र में घास के मैदान लक्षणीय स्थान ओएसिस या मिराज कहलाते हैं। लाठी सीरीज क्षेत्र में घास के मैदान है जो नकली स्थान ओएसिस या मिराज कहलाते हैं। थार मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये मैदान है जो ये घास के मैदान थार मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सेवण घास के अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय प्रदेश में धामण, करड़, अंजन, बूर, सूंगनी आदि घास पाई जाती है। कौन कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास के अलावा धामण है, करड़ है, अंजन है, बूर है, सूंगनी है। सेवण घास को लीलोण भी कहते हैं। सेवण घास होती है साबुत घास और इसको काटकर पशुओं को खिलाई जाती है। जिसको कटी हुई घास छोटी छोटी पत्तियां होती है उसको लीलोण कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा पौष्टिक और दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू। लू क्या है? थार मरुस्थल की स्थानीय पवन।
ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा लू कहलाती है। यह एक स्थानीय पवन है जिसका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। लू का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। जैसे सहारा मरुस्थल में इसको सिराकू कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराकू। मिस्र में खमशीन, नाइजीरिया में हरमटन और गिनी के तट पर डॉक्टर कहते हैं इसे। उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी ढालों पर चिनूक कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के मैदान में ब्रेक लोलर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर कहते हैं। यूरोप में फोन कहते हैं इसे। इराक या ईरान में सामून कहते हैं। सूडान में हबूब के नाम से जानी जाती है। लू है जो थार मरुस्थल की स्थानीय पवन है, लेकिन इनका अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। गर्म क्षेत्रों में चलने वाली गर्म पवन होगी, ठंडे क्षेत्रों में चलने वाली ठंडी पवन होगी। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार हैं जो 3 प्रकार के मरुस्थल हैं। एक तो पथरीला मरुस्थल जिसे हमादा कहते हैं। फिर संपूर्ण रेगिस्थान रेतीला मरुस्थल या महान मरुस्थल। रेग है जो मिश्रित मरुस्थल है। हमाद क्या है? मैं आपको मैप में बता देता हूँ। हमादा है जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में, पोखरण से जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में और बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में। ये एक त्रिभुजाकार पथरीला चट्टानी मरुस्थल है। ठीक है, इसके अंदर जो बीच में ये सारा क्षेत्र है, ये पथरीला चट्टानी मरुस्थल है, जिसको हमादा कहते हैं। अब इर्ग क्या होता है? इसके संपूर्ण जो बाहर रेतीला मरुस्थल होता है उसे तो इर्ग कहा जाता है। ठीक है, और रेग क्या होता है? हमाद के चारों तरफ दो पथरीला और रेतीला मिश्रित मरुस्थल होता है। मिश्रित मरुस्थल है उसे कंकड़नुमा पथरीला मिश्रित मरुस्थल है, उसको रेग कहते हैं। इसके अंदर सीज की स्थापना की गई है। सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन स्थापित किया गया है। सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई थी। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा की गई थी। अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो अगस्त 2000 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 2000 में। किसकी स्थापना की गई? सीज की स्थापना अगस्त 2000 में की गई अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा। यह जैसलमेर से पोखरण जैसलमेर, इधर फलोदी और बालोतरा बाड़मेर के बीच में यह फैला हुआ पथरीला चट्टानी मरुस्थल है, जो 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चट्टानी मरुस्थलीय भूभाग है। ठीक है, यह जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसके कारण यहाँ सौर ऊर्जा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए यहाँ पे सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई है। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है। अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा स्थापना कब की गई है? 2000 में, सन 2000 में, अगस्त 2000 में की गई है। अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु स्थापित की गई है। किसके लिए की गई है? गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों के विकास हेतु। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे सोलर ऊर्जा होगी, बायोडीजल होगी, उनके लिए इसका अक्षय ऊर्जा निगम का विकास किया गया है, जिसका मुख्यालय है जो राजस्थान जयपुर में है। अक्षय ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कैसे की गई है? एक एजेंसी है रीडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, REDA, रीडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, या फिर इसको बोल सकते हैं राजस्थान ऊर्जा विकास संस्था।
राजस्थान ऊर्जा विकास संस्था, तथा आरपीसीएल राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आरपीसीएल की स्थापना हुई थी 1995 को, और रीडा की स्थापना हुई थी 1985 को। रीडा और आरपीसीएल दोनों को मिलाकर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई है अगस्त 2000 के अंदर। पहले रीडा की स्थापना हुई थी 1985 में, रीडा के बाद में आरपीसीएल की स्थापना हुई 1995 में, और दोनों को मिलाकर एक अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कर दी गई 2000 अगस्त 2000 के अंदर। राजस्थान है जो सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपने इस हमादा की ओर की। इसके अंदर बालोतरा, ये बालोतरा से पोखरण, बालोतरा पोखरण तक, ये जो हमाद के इधर बालोतरा से पोखरण तक जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को मगरा की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, मगरा पहाड़ियाँ कहलाती है। तब बालोतरा से सिवाना बाड़मेर तक, इधर नीचे और चलेंगे थोड़ा सा, बाड़मेर के अंदर ही 56 गुमदाकार पहाड़ियाँ हैं। इन 56 गुमदाकार पहाड़ियाँ, ये 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। और उदयपुर के आसपास अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी मगरा कहलाती है। थार मरुस्थल के मगरा क्षेत्र में जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी है। यहाँ पर त्रिकुट पहाड़ी है, जिस पर राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया गया था। जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद अपने बात करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। वीडियो के अंदर इसमें सारी थ्योरी ढंग से लिखी हुई है। कोई चीज़ आपको यदि समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को रोककर आप ध्यान से देख सकते हैं। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार में हमने देखा, हमादा पथरीला मरुस्थल, इर्ग है जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है, मान मरुस्थल है, और रेग है जो मिश्रित मरुस्थल है। ठीक है, रेग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट, हमादा के चारों तरफ स्थित पथरीला या कंकड़नुमा मिश्रित मरुस्थल रेग कहलाता है। इर्ग वनस्पति रहित मरुस्थलीय क्षेत्र में हल्की पवन के कारण लहरदार मरुस्थल इर्ग कहलाता है। इर्ग का ऊपरी भाग टीला तथा दो टीलों के मध्य भूभाग दोहरा कहलाता है। ऐसे जो टीले बनते हैं इसके अंदर ये इर्ग होते हैं, तो इसके इर्ग का ऊपर भाग है जो ये ऊपर का भाग टीला कहलाता है, और बीच का भाग है जो दोहरा कहलाता है। लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल क्या है? कच्छ गुजरात से बीकानेर के मध्य एक मरुस्थलीय पट्टी लघु मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। यह क्वेश्चन आया है, तो लघु मरुस्थल कौन सा है आप ध्यान रखिए। कच्छ गुजरात से बीकानेर के मध्य एक मरुस्थलीय पट्टी है, लघु मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। सेम समस्या, सेम समस्या क्या है?
मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ अत्यधिक सिंचाई होती है वहाँ नीचे लवण केशिकाकर्षण विधि द्वारा ऊपर आ जाता है तथा दलदली भूमि का निर्माण होता है। यही शेम की समस्या है। पोखरण जैसलमेर में स्थित है, जिसे भारत का शक्तिधाम कहते हैं। यहाँ प्रथम परमाणु परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 1998 में हुआ तथा द्वितीय परमाणु परीक्षण श्री अटल बिहारी के समय हुआ था। राजस्थान सरकार ने मरुस्थल को रोकने हेतु जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क की स्थापना की है। राजस्थान सरकार ने मरुस्थल को रोकने हेतु जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क की स्थापना की है। थार का गड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर में है। रेगिस्तान का जल महल बाटड़ों का कुआं बाड़मेर में है। ठीक है। मरुस्थल निर्माण के भौतिक या प्राकृतिक कारण क्या है? मरुस्थल निर्माण को भौतिक या प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण या भौतिक कारण या वर्षा की अनियमितता है, वर्षा की अनिश्चितता है या खंड वर्षा है। ये तीनों प्राकृतिक कारण है। आपको पूछा जा सकता है कौन सा मरुस्थल का निर्माण का मानवीय कारण है या कौन सा प्राकृतिक कारण है। मानवीय कारण के अंदर हम देखते हैं वृक्षों की कटाई, यह मानव द्वारा मरुस्थल का निर्माण को बढ़ावा देने में सहयोग कर रही है। अत्यधिक पशुचारण है, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है और प्रदूषण है। यह सब है जो मरुस्थल निर्माण को बढ़ावा देने में सहयोग कर रही है। बलका स्तूप मुक्त प्रदेश में हमने देखा, बलका स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह पथरीला चट्टानी मरुस्थल है जो राजस्थान के पोखरण जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बलोत्रा, आपको बताया जैसे पोखरण जैसलमेर से फड़ौदी, जोधपुर और बालोत्रा, बाड़मेर से ये पथरीला चट्टानी मरुस्थल है। तो बालोत्रा बाड़मेर के मध्य स्थित है। 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चट्टानी मरुस्थलीय भूभाग है जिसे हमादा कहा जाता है। यह जल्दी गर्म होता है तथा जल्दी ठंडा होता है। इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावना को देखते हुए सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन स्थापित किया गया। सीज की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा अगस्त 2000 में की गई है। अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु स्थापित की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। अक्षय ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना रीडा रीडा की स्थापना 1985 में हुई थी। राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या राजस्थान ऊर्जा विकास संस्था तथा आरपीसीएल राजस्थान पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिलाकर की गई है। आरपीसीएल की स्थापना 1995 में हुई थी। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मगरा क्या है? राजस्थान के थार के मरुस्थल से संबंधित कुछ विशेष शब्दावलियां हैं जिनको आप ढंग से अलग से नोटिस कर लें। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं। नंबर आपके पास लिख लो 9667013474 9667013474। आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इसमें बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से 4-5 बुक से मैटर तैयार करके डाला गया है। जो भी इसमें डाटा लिखे हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता रहा हूँ, उनको भी ध्यान से सुनें। मगरा क्या है? मगरा कुछ विशेष शब्दावलियाँ हैं, उनमें से मगरा बालोत्रा पोखरण के मध्य स्थित, बालोत्रा से पोखरण के मध्य, बालोत्रा बाड़मेर से पोखरण के मध्य जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं वह मगरा कहलाती है। ठीक है। जबकि बालोत्रा बाड़मेर से सिवाना तक, नीचे बालोत्रा बाड़मेर से सिवाना तक की 56 गुमदाखार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। उदयपुर के आसपास अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियाँ भी मगरा कहलाती है। जो भी अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं वो मगरा कहलाती है। थार मरुस्थल के मगरा क्षेत्र में जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी है जिस पर राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया गया था। अब इसके बारे में बात करेंगे हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर गग्गर का मैदान है, शेखावाटी क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि है और लूणी बेसिन क्षेत्र है। मैं इसको आपको पहले मैप के आधार पर बता देता हूँ, फिर अपने इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान है जो यह मुख्य रूप से हनुमानगढ़ व गंगानगर क्षेत्र में फैला हुआ है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई हनुमानगढ़ के तिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है तथा इसमें ज़्यादा पानी आने पर यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। गंगानगर से होते हुए इसमें ज़्यादा पानी आने से इसका पानी है जो पाकिस्तान के अब्बास फोर्ट तक चला जाता है। घग्गर नदी से जो यहाँ पे जो मैदान बनता है उसे घग्गर के मैदान को पाट कहते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ क्षेत्र में इस मैदान को नाली कहते हैं। घग्गर निर्मित मैदान को पाट कहते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में इसको नाली के नाम से जानते हैं। यह मैदान है जो बासमती चावल उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और घग्गर दोआब क्षेत्र, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, घग्गर दोआब क्षेत्र किन नदियों के बीच में स्थित है? तो घग्गर दोआब है जो घग्गर व सतलज नदी के बीच में घग्गर दोआब क्षेत्र स्थित है। घग्गर आंतरिक प्रवाह वाली नदी है जो किसी समुद्र में विलीन नहीं होती है। यह आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह में कांतली नदी भी है जिसको आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद में इसका दूसरा पार्ट है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश की यह चूरू सीकर झुंझुनू क्षेत्र है। शेखावाटी इसका नाम कैसे पड़ा? शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार होने के कारण यह शेखावाटी क्षेत्र कहलाया। यहाँ कांतली नदी बहती है। कांतली नदी बहने के कारण इसको कांतली क्षेत्र, कांतली बेसिन कहते हैं। तथा इसका आसपास, कांतली नदी के आसपास तंवर राजवंश रहने के कारण यह क्षेत्र तोरावटी कहलाया तथा इस क्षेत्र में तोरावटी भाषा बोली जाती है। कांतली नदी भी आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है। कांतली नदी के किनारे ही नीम का थाना सीकर में गणेश और सभ्यता का विकास हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण की विधि के रूप में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं तथा पक्के कुएं नाड़ा या नाड़ी कहलाते हैं। यहाँ के छोटे छोटे तालाब हैं जो सर या सरोवर कहलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्वतसर, नागौर, जेतसर, रामसर ये सर है। यहाँ के थली क्या होता है? हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, इसका जो नीचे निम्न सीमावर्ती क्षेत्र थोड़ा नीचा होने के कारण थली कहलाता है। बांगर क्या है? कांतली नदी निर्मित जो उपजाऊ मैदान है, जलोढ़ मैदान है, ये बांगर कहलाता है। इसके बाद में है नागौरी उच्च भूमि। यह है जो नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश है जो अरावली से पृथक उच्च भाग नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। इसमें सपाल दक्ष, अहिछत्रपुर, नागौर तथा बीकानेर का कुछ क्षेत्र शामिल है। नागौर जिले में अवशिष्ट पहाड़ियां जो श्रेणियां कहलाती है। कौन कौन सी श्रेणियां कहलाती हैं? यहाँ पर मकराना श्रेणी है, नागौर के अंदर इधर मकराना श्रेणी है, इधर मांगलोद श्रेणी है तथा इधर जयपुर अजमेर के नीचे, अजमेर के पास में है जो जायल श्रेणी है। मकराना श्रेणी जिप्सम जमाव क्षेत्र है तथा मांगलोद श्रेणी, मकराना श्रेणी संगमरमर जमाव क्षेत्र है और मांगलोद श्रेणी है जो जिप्सम जमाव क्षेत्र है। और इधर फ्लोराइड जल युक्त पट्टी है जिसको जायल श्रेणी कहते हैं। जिप्सम की सब खान है जो यहाँ पे गोट मांगलोद के अंदर है जिप्सम की खान। जायल श्रेणी में फ्लोराइड युक्त जल की अधिकता से यहाँ के निवासियों की कुबड़ निकल गई है और कुबड़ निकलने के कारण इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हौज बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह नागौर से पुष्कर अजमेर तक विस्तृत है। मकराना श्रेणी के अंदर संगमरमर मार्बल उत्पन्न होता है और मांगलोद श्रेणी के अंदर जिप्सम की उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, इस क्षेत्र में लूनी नदी बहने के कारण यह क्षेत्र लूनी नदी बेसिन कहलाता है। राजस्थान में इस क्षेत्र का ढाल है जो अभी मैंने बताया था आपको,
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ऐसे ढाल है इसका। ठीक है। इस क्षेत्र में गोडवाड़ जाति के रहने के कारण इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं तथा इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा गोडवाड़ी कहलाती है। गोडवाड़ लोगों के रहने के कारण यह गोडवाड़ प्रदेश और गोडवाड़ी भाषा यहाँ की मुख्य रूप से होगी। मुख्य रूप से जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्र शामिल है इसमें। लूणी नदी को ये जालोर में जब बहती है तो इसे रेला कहते हैं। लूणी नदी जालोर में रेला कहलाती है तथा इसमें अतिरिक्त पानी आने पर इससे जो नालियां बनाकर साइड में दूसरी जगह खेतों में पानी ले जाते हैं उसे नेहड़ा कहते हैं। वर्षा जल संरक्षण की विधि है यह नेहड़ा। नेहड़ा क्या है तो वर्षा जल संरक्षण की विधि है। बाड़मेर क्षेत्र में बालोतरा से सिवाना तक, मैंने बताया था आपको पहले, बाड़मेर क्षेत्र से बालोतरा से सिवाना तक एक 56 गुम्दाकार पहाड़ियां हैं जो 56 की पहाड़ियां कहलाती है। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य मेवानगर स्थित है एक। मेवानगर में क्या है, नाकोड़ा पर्वत स्थित है जिस पर जैन धर्म से संबंधित नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। इन 56 पहाड़ियां हैं जो ये नाकोड़ा भैरव मंदिर है यहाँ पे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। 56 की पहाड़ियों के बीच पिंपलूद हल्देश्वर की पहाड़ी पर हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। पिंपलूद हल्देश्वर क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जालोर जिले में ग्रेनाइट पर्वत स्थित है। जालोर में जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। जालोर में जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यह डोरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है जो 869 किलोमीटर है। जालोर में झारोला बाकर, रोजा बाकर तथा इसराना बाकर चोटियां स्थित है। इसराना बाकर है जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, इसराना बाकर। अब इसको हम थ्योरी में देखेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में, अर्धशुष्क प्रदेश को रिवीजन करवा देते हैं आपको थ्योरी के हिसाब से। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर मैदान, शेखावाटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, लूणी बेसिन। पूरे अर्धशुष्क प्रदेश में शामिल जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पूर्वी जोधपुर, पाली जोधपुर, जालोर तथा कुछ बाड़मेर का हिस्सा। अर्ध मरुस्थल पर, शुष्क मरुस्थल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान यह मुख्य रूप से हनुमानगढ़ व गंगानगर क्षेत्र में फैला हुआ है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से कालका की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में मैदान बनाती है। घग्गर नदी तिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तथा इसमें ज़्यादा पानी आने पर यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। घग्गर निर्मित मैदान पाट कहलाता है जिसे हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जानते हैं। यह बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। घग्गर दोआब क्षेत्र घग्गर व सतलज नदियों के बीच स्थित है। घग्गर दोआब क्षेत्र है जो घग्गर व सतलज नदियों के बीच स्थित है। घग्गर नदी आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र यह मुख्यतः चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र है। शेखा सामंत का क्षेत्राधिकार होने के कारण यह क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। यहाँ कांतली नदी बहने के कारण कांतली बेसिन बनता है तथा इसके आसपास तंवर राजवंश रहने के कारण यह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है तथा इस क्षेत्र में तोरावाटी भाषा बोली जाती है। कांतली नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। कांतली नदी के किनारे ही नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। किस नदी के किनारे विकास हुआ था? नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था।
शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण की विधि के रूप में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं तथा पक्के कुएं नाड़ा या नाड़ी कहलाते हैं। यहाँ के छोटे छोटे तालाब सर कहलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पर्वतसर, जेतसर, रामसर। थली है जो हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का सीमावर्ती क्षेत्र थोड़ा नीचा होने के कारण थली कहलाता है। बांगर क्या है? कांतली नदी निर्मित पुराना उपजाऊ जलोढ़ मैदान बांगड़ या बांगर कहलाता है। बांगर। नेक्स्ट, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र अरावली से पृथक उच्च भाग नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। इसमें सपादलक्स, इस छत्रपुर, नागौर तथा कुछ बीकानेर का क्षेत्र शामिल है। नागौर जिले में अवशिष्ट पहाड़ियां श्रेणियां कहलाती हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। मकराना श्रेणी संगमरमर जमाव क्षेत्र जहाँ मार्बल होता है, तथा मांगलोद श्रेणी जहाँ जिप्सम होता है, यहाँ जिप्सम की खान है जो गोट मांगलोद है। जायल श्रेणी जहाँ फ्लोराइड युक्त जल की अधिकता से यहाँ के निवासियों की कुबड़ निकलने के कारण इस क्षेत्र में को कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या होंच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी जो नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैली हुई है। लूनी बेसिन क्षेत्र। लूनी बेसिन क्षेत्र, इस क्षेत्र में लूनी नदी बहने के कारण यह क्षेत्र लूनी नदी बेसिन कहलाता है। राजस्थान में इस क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ है। इस क्षेत्र में गोडवाड़ जाति के रहने के कारण इसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं तथा इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा गोडवाड़ी कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्र शामिल है। लूनी नदी को जालोर में रेला कहते हैं तथा इसमें अतिरिक्त पानी आने पर इसमें से नालियां निकालकर खेतों में सिंचाई की जाती है, जिसे नेहड़ा कहते हैं, जो कि वर्षा जल संरक्षण की विधि है। नेहड़ा क्या है? वर्षा जल संरक्षण की विधि है। बाड़मेर क्षेत्र में बालोतरा से सिवाना तक 56 घुमदाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। बालोतरा से सिवाना तक 56 घुमदाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती है। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य मेवानगर में नाकोड़ा पर्वत स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य मेवानगर में नाकोड़ा पर्वत स्थित है, जिस पर जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। छप्पन की पहाड़ियों के बीच पिपलूद हल्देश्वर की पहाड़ी हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। पिपलूद हल्देश्वर क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या लघु माउंट आबू भी कहते हैं। जालोर जिले में ग्रेनाइट पर्वत स्थित है। जालोर में जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। दोस्तों, इसके अंदर हर लाइन है जो क्वेश्चन है अपने आप में, सभी को आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है, पढ़ना है। पिपलूद हल्देश्वर क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या लघु माउंट आबू कहते हैं। जालोर जिले में ग्रेनाइट पर्वत स्थित हैं। जालोर में जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 869 मीटर ऊंची है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो डोरा पर्वत 869 मीटर 869 मीटर ऊंची है। जालोर में जालोरा बाकर, चारोला बाकर, रोजा बाकर तथा इसराना बाकर चोटियां स्थित है, जिनमें इसराना बाकर है जो सबसे ऊंची चोटी है और जारोला बाकर है सबसे छोटी कम ऊंचाई वाली चोटी है, नीची चोटी है। इसराना बाकर सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, भारत में कुल 142 डेजर्ट जोन हैं, जबकि राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन बने हुए हैं। डेजर्ट जोन को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जल दोहन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे पुष्कर अजमेर में, रानीवाड़ा में, सांचौर में, जालोर सिटी में, जोटवाड़ा जयपुर में, बहरोड अलवर में, धौन श्री माधोपुर में, सीकर में, मंडावा में और झुंझुनू में। इनमें केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जल दोहन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। किन किन में? पुष्कर अजमेर में, रानीवाड़ा में, सांचौर जालोर में और जोटवाड़ा जयपुर में, बहरोड अलवर में, धौन श्री माधोपुर में, सीकर में, मंडावा झुंझुनू में। ठीक है,
थार मरुस्थल के कुछ विशेष तथ्य हैं, क्या क्या हैं? ईंधन आधारित खनिज, कोयला, पेट्रोल, गैस के यहाँ पे भंडार हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। यहाँ के मुख्य वन घास व कटीली झाड़ियाँ हैं। घास कौन कौन सी है? दामन है, करड़ है, अजान है, लिलोनिया, सेवन घास है। थार मरुस्थल में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की भिन्न भिन्न विधियां हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विधियां होती है, जिसमें शेखावट क्षेत्र में सर या सरोवर विधि है। जोधपुर क्षेत्र में झालरा या नाड़ी विधि है। जोधपुर में बाईजी का झालरा फेमस है। सीमावर्ती जिलों में कुई या बेरी विधि फेमस है, प्रसिद्ध है। मरुस्थल के समस्त 12 जिलों में टांका विधि प्रसिद्ध है। ये पानी इकट्ठा करने की अलग अलग विधियां हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में टोबा विधि प्रसिद्ध है, जबकि संपूर्ण राजस्थान में पानी इकट्ठा करने की विधि बावड़ी विधि कहलाती है। जबकि संपूर्ण राजस्थान में पानी इकट्ठा करने की विधि है जो बावड़ी विधि कहलाती है। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है कौन कौन सी है? बावड़ी विधि, बावड़ी, झील, कुआ, नाडा, टोबा, यह परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। और वर्षा जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है? तालाब है, झालरा है, नेहड़ा है, खड़ीन है, अगोर, पायथन या मदार, ये सब वर्षा जल संरक्षण की विधियां हैं। अपने क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंपरागत जल संरक्षण की विधि कौन सी है? वर्षा जल संरक्षण की विधि कौन सी है? नेक्स्ट बात करते हैं अपने थार मरुस्थल से संबंधित कुछ विकासात्मक कार्य। थार मरुस्थल को बढ़ावा न मिले, थार मरुस्थल में शुष्कता को कम किया जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ हरियाली लाई जा सके, जिसके लिए कुछ विकासात्मक कार्य किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से है काजरी। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, CAZRI, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, अमेरिका व यूनेस्को के सहयोग से केंद्र सरकार ने शुरू किया था। अमेरिका व यूनेस्को के सहयोग से केंद्र सरकार ने शुरू किया था। काजरी की स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। ठीक है। काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, कौन कौन से हैं? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, भुज गुजरात, बीकानेर, जैसलमेर और पाली। इन क्षेत्रों में काजरी के 5 मुख्यालय हैं। और काजरी का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, ये है जोधपुर में, और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। काजरी का उद्देश्य क्या है? थार मरुस्थल के विस्तार या प्रसार को कम करके शुष्कता को समाप्त करना। थार मरुस्थल के विस्तार या प्रसार को कम करके शुष्कता को समाप्त करना। नेक्स्ट है आफरी। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय इसका जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय जोधपुर में ही है, लेकिन एक संस्थान और है काफरी। काफरी का मुख्यालय है बीकानेर में। आफरी और काफरी में कंफ्यूजन मत होना। आफरी जोधपुर के अंदर है और काफरी बीकानेर के अंदर है। आफरी तो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और काफरी है राष्ट्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र बीकानेर। सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आफरी है जो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आफरी का उद्देश्य है मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके तथा मरुस्थल के विस्तार को कम करने में सहायक हो, जैसे नागफनी है, डंडा थोर है, ग्वारपाठा है, थोर है, विलायती बबूल है। इनको लगाना आफरी का मुख्य उद्देश्य है तथा सूखा सहन करने वाली जो वनस्पतियां हैं वो लगाना है और मरुस्थल के विस्तार को कम करना है। काफरी के बारे में मैंने बता दिया आपको। सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। सूखा संभाव्य कार्यक्रम है जो 1974-75 में केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत 8 जिलों में चलाई गई थी, जो वर्तमान में 11 जिलों में संचालित है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम। सूखा पड़ेगा तभी कोई मरेगा, ऐसे याद रख लेना। सूखा पहले पड़ेगा 1974-75 में और मरु विकास कार्यक्रम है 1977-78 में। इसका सन डायरेक्ट पूछा जाता है, एग्जाम में काफ़ी बार आया भी है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75 में और मरु विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1977-78 में। सूखा संभाव्य कार्यक्रम वर्तमान में 11 जिलों में संचालित है और मरु विकास कार्यक्रम वर्तमान में 16 जिलों में संचालित है। दोनों केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सूखा संभाव्य कार्यक्रम के अंदर भी 75%
केंद्र सरकार का बजट है और 25% राज्य सरकार बजट देती है। और मरु विकास कार्यक्रम के अंदर भी केंद्र सरकार 75% बजट देती है और 25% राजस्थान सरकार बजट देती है। दोनों का उद्देश्य भी एक है, मरुस्थल के विस्तार को कम करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, और इधर मरु विकास कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है, मरुस्थल के विस्तार को कम करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। केवल सन का फर्क है, स्थापना का सूखा संभाव्य कार्यक्रम है जो 1974-75 में स्टार्ट हुआ था और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यर्थ भूमि समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम है जो 1992-93 में स्टार्ट हुआ था। 10 जिलों में यह शुरुआत में की गई थी, वर्तमान में है जो 18 जिलों में संचालित है। यह केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। 100% हिस्सा है जो केवल और केवल अपने राजस्थान सरकार का है। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम किसका है, तो यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य है व्यर्थ बंजर भूमि को समन्वित करके कृषि योग्य बनाना। समन्वित व्यर्थ भूमि बंजर भूमि को समन्वित करके कृषि योग्य बनाना। दोस्तों, आपको मेरा सेशन कैसा लगा? आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। MK जोशी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर लें और आने वाली वीडियो सभी देखते रहें। इसमें यह वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, इसमें जो मैंने डाटा दिए हैं वो आपको कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। आप राजस्थान ज्योग्राफी का अपना ये दूसरा पार्ट है, तो थार मरुस्थल का आपने कंप्लीट कराया है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट अरावली पर्वतमाला पर अपने डालेंगे, जिसमें अरावली पर्वतमाला के बारे में सभी जो मुख्य योजनाएं हैं, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, यहाँ की जो मुख्य वनस्पति है, यहाँ की जनसंख्या कितनी निवास करती है, सारी डिटेल से एकदम अरावली पर्वतमाला के टॉपिक को अपने डालेंगे जल्द ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको देखें, और इसके यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दूंगा। एक बार फिर से मैं आपको इसकी जो थ्योरी है वो दिखा देता हूँ ढंग से। राजस्थान के भौतिक भूभाग, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम प्रोफेसर BC मिश्रा के द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 1967-68 में 7 भागों में बांटा गया था। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, संबल बीहड़ प्रदेश। लेकिन यह काम की बात अपने नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ इतना ही देखेंगे। राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल, जिसमें 61.11% भाग है क्षेत्रफल, और जनसंख्या यहाँ पे 40% रहती है, किंतु यह जनघनत्व सबसे कम है यहाँ का, जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला भूभाग है जो पूर्वी मैदानी भूभाग है। अरावली प्रदेश में 9.3% जनसंख्या है, अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या है, पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या है जो 39% है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में 11% जनसंख्या है। यह सभी लास्ट में मैं आपको एकदम टेबल बना के एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें क्या कुछ है। ये अभी तो मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग लिख रखा है, लेकिन आपको ये सारा मैटर है जो मैं एकदम टेबल से तैयार करवा दूंगा। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण के अनुसार सही क्रम कौन सा है, तो सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का निर्माण हुआ, फिर पूर्वी मैदान का भाग हुआ, और फिर थार मरुस्थल का भाग का निर्माण हुआ। थार मरुस्थल के बारे में क्या क्या तथ्य हैं ये आप देखिए आराम से। थार मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है कुल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। थार मरुस्थल पाकिस्तान में 15% है, भारत में 85% है, भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात में 13%, राजस्थान में 58%, पंजाब में 8% तथा हरियाणा में 6%। राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल थार मरुस्थल का लगभग 58% है, जबकि राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है जो 61.11% है। जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है उनको आप स्पेशली ध्यान में रखें, ये टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। थार मरुस्थल की परिभाषा 1949 में सर्वप्रथम अरबुर विले ने दी थी। भूमि का ह्रास ही मरुस्थलीकरण कहलाता है, या भूमि के उपजाऊ तत्वों का नष्ट हो जाना।
बंजर हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। थार मरुस्थल का निर्माण पर्मो-कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। थार मरुस्थल 33 महासागर का अवशेष है। इसके संबंध में क्या प्रमाण है? अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। जीवाश्म खनिज, पेट्रोलियम पदार्थ, अप्राकृतिक गैस के भंडार है। बाड़मेर, सांचौर बेसिन में ही पंचपदरा तेल रिफाइनरी लगाई गई है। यहाँ मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, जागेश्वरी नाम से तेल के कुएं हैं। पंचपदरा तेल रिफाइनरी में कुलदरा गांव जैसलमेर में मछलियों के अवशेष भी पाए गए हैं। ओकल गांव जीवाश्म पार्क जैसलमेर में जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति जीवाश्म पाए गए हैं। खारे झील पानी की झीलों का होना भी इस क्षेत्र को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। कुछ विद्वान थार मरुस्थल को सहारा मरुस्थल का विस्तार मानते हैं, किंतु यह सही नहीं है। सहारा मरुस्थल का अन्य नाम ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल को अन्य देशों में कबीर का मरुस्थल, अरब देशों में कबीर का मरुस्थल कहते हैं तथा अरब देशों के बाद पाकिस्तान में होने वाले विस्तार को चलिस्तान का मरुस्थल तथा भारत में थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल की प्रधानता के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों, लिग्नाइट, कोयला गैस, पेट्रोलियम पदार्थों की प्रधानता पाई जाती है। थार मरुस्थल की कुछ विशेषताएं हैं। संसार का सर्वाधिक सघन बसा हुआ जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। गर्मी के बाद सर्दी और सर्दी के बाद गर्मी का आना, क्योंकि यहाँ गर्मी अधिक होती है जिस कारण वर्षा भी अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण सर्दी भी अधिक होती है। इस प्रकार ऋतु चक्र का निर्माण होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में थार मरुस्थल में तापमान अधिक होने के कारण निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, जो कि मानसून को आकर्षित करता है तथा पूरे भारत में वर्षा कराने में सहायता करता है। थार मरुस्थल को भारत का तिब्बत का पठार भी निम्न वायुदाब केंद्र बनाता है तथा वर्षा कराने में सहायक है। रेतीली बलुई मिट्टी वैज्ञानिक नाम है इसका एंटीसोल। मरुस्थलीय क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है। थार मरुस्थल का ढाल है जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ है या उत्तर पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा भी कह सकते हैं। थार मरुस्थल की मुख्य वनस्पति है मृदबिद या जीरोफाइट्स, यहाँ मुख्य वनस्पति पाई जाती है। थार मरुस्थल के कारण सर्वाधिक वायु उत्पादन होता है। वायु उत्पादन सर्वाधिक जैसलमेर जिला में है। वायु द्वारा मिट्टी रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मैदान का निर्माण जो किया जाता है लोइस के मैदान कहलाते हैं। शुष्क मरुस्थल, इसे दो भागों में बांटा गया है, बालुका स्तूप युक्त तथा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। युक्त में है जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है जो 58.5% है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है जो 41.5% है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर। यह 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जबकि 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर सम वर्षा रेखा संपूर्ण राजस्थान को दो भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर तक होती है तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। थार मरुस्थल में लहरदार आकृति को स्तूप या धोरे कहते हैं। ये अलग अलग टीलों के प्रकार हैं। बालुका स्तूप या बालुका स्तूप युक्त प्रदेश में टीलों के प्रकार रेखीय, अनुदैर्ध्य, पवनावर्ती, शीफ। ये एक ही प्रकार के टीले हैं। कौन कौन से हैं? रेखीय हैं, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, शीफ। रेखीय हो चाहे अनुदैर्ध्य हो, पवनानुवर्ती हो या शीफ हो, एक ही बात है। यह हवा पवन की बहाव दिशा के समानांतर चलने से बनते हैं। ये टीले राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर में मिलते हैं। अनुप्रस्थ टीले इनका हवा के बहाव में चलने की दिशा के लंबवत या समकोण पर अवरोध होने से निर्माण होता है। इनका निर्माण बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू में सर्वाधिक होता है। बरखान, बरखान तुर्की भाषा का शब्द है। इसका अर्थ अर्धचंद्राकार होता है। गतिशील अर्धचंद्राकार स्तूप बरखान कहलाते हैं। यह राजस्थान के भालेरी, चूरू, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, देशनोक, बीकानेर, रेणुकंसर, बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर, ओसियां, जोधपुर, मेथा नदी बेसिन, सीकर, रावसर, हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी टीले बरखान ही हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ में दिशा लगभग निश्चित होती है, जबकि बरखान गतिशील रहते हैं। नेटवर्क रेत के टीले
अनुदैर्ध्य तथा अनुपस्थ रेत के टीलों के मध्य बनने वाले रेत के टीले नेटवर्क रेत के टीले कहलाते हैं। इन टीलों के बीच आने जाने का रास्ता कारवा या गाशी कहलाता है। राज्य में यह अधिकतर शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पैराबोलिक टीले। बड़ी वनस्पति के अवरोध से पैराबोलिक टीलों का निर्माण होता है, जिसमें रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल आदि वृक्षों के अवरोध से इसका निर्माण होता है। ये टीले राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर, झुंझुनू जिलों में अधिकतर बनते हैं। सबरकाफी टीले। छोटी वनस्पति के अवरोध के कारण सबरकाफी टीलों का निर्माण होता है, जैसे कुच्चा, झाड़ियाँ, घास आदि के अवरोध से सबरकाफी टीलों का निर्माण होता है। ये टीले राज्य के सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में सबरकाफी टीलों का निर्माण होता है। अवरोधी रेत के टीले पठार, पहाड़ियाँ, चट्टान के अवरोध से बनते हैं। इस प्रकार के टीले जयपुर, विराटनगर, पुष्कर, अजमेर में हैं। अवरोधी रेत के टीले। तारा स्तूप। इन रेत के टीलों की भुजाएं एक से अधिक हवाओं की दिशाओं में निकली हुई होती हैं। ये टीले राज्य के जैसलमेर में, रामगढ़ तथा मोहनगढ़ क्षेत्र में, श्रीगंगानगर के सुतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तारा स्तूप। दरियन। जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालू का स्तूप दरियन कहलाते हैं। थार मरुस्थल में दो स्तूपों धोरों के मध्य निम्न भूमि को रन, टाट, तल्ली, थल्ली, अभिनति कहते हैं तथा ये सर्वाधिक जैसलमेर में पोकरण, लावा, कानोता, भाकरी में स्थित है। जब रन या टाट में वर्षा का जल भर जाए तो उसमें अस्थायी खारी झील का निर्माण होता है, जिनमें मुख्यतः डीडवाना नागौर, पंचपदरा बाड़मेर, सांबर जयपुर। थार मरुस्थल में खारी झीलों का निर्माण लवण माइकासिस चट्टानों के कारण होता है। इन झीलों के सूखने के बाद दलदली भूमि रन कहलाती है, जैसे पोकरण, जैसलमेर, बापरन, जोधपुर। बाड़मेर का थोबरन है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रन है। थार मरुस्थल से संबंधित कुछ शब्दावली। पलाया। वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झीलें पलाया कहलाती है, जो कि अधिकतर जैसलमेर में स्थित है। पलाया झील के सूखने के बाद बनने वाला मैदान बोलसन कहलाता है। खड़ीन। खड़ीन क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा के दिनों में परंपरागत रूप से एनीकट बनाकर जल इकट्ठा कर कृषि करने की विधि खड़ीन कहलाती है तथा दो टीलों के मध्य एकत्रित जल के सूखने के बाद जो कृषि की जाती है उसे भी खड़ीन कहा जाता है। यह जैसलमेर में अधिकतर की जाती है। मावठ। मावठ क्या है? पश्चिमी राजस्थान में भूमध्य सागरीय पश्चिम विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है, जिसे गोल्डन रोप्स भी कहते हैं, क्योंकि यह रबी की फसलें गेहूं, चना के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह एक प्रकार का चक्रवात होता है। पुरवैया। पुरवैया क्या है? दक्षिण पूर्व मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं पुरवैया कहलाती है। यह मानसूनी पवनें या सामयिक पवनें कहलाती है, जो समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। लाठी सीरीज। पोकरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज कहलाती है। कहाँ से कहाँ तक? पोकरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक भूगर्भीय जल पट्टी लाठी सीरीज कहलाती है। यह मुख्यतः सेवण घास पाई जाती है, जिसे ही लिलोण भी कहते हैं। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिसिथुरुस सिडिकुस। लिसिथुरुस सिडिकुस सेवण घास का वैज्ञानिक नाम। लाठी सीरीज क्षेत्र में घास के मैदान नकली स्थान ओएसिस या मिराज कहलाते हैं। थार मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। सेवण घास के अतिरिक्त पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थलीय प्रदेश में दामन, करड़, अंजन, बूर, सूंगनी आदि घास पाई जाती है। थार मरुस्थल की स्थानीय पवन ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा लू कहलाती है। यह स्थानीय पवन है, जिसका अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। सारा मरुस्थल में इसको सिराकू, मिस्र में खमशीन, नाइजीरिया में हरमटन, गिनी के तट पर डॉक्टर, उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी ढालों पर चिनूक, उत्तरी अमेरिका के मैदान में ब्रेक लोलर, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर, यूरोप में फोन, इराक या ईरान में सामून, सूडान में हबूब के नाम से जानी जाती है। राजस्थान में मरुस्थल के प्रकार कौन कौन से हैं? राजस्थान में 3 प्रकार के मरुस्थल हैं। पथरीला मरुस्थल, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल या मिश्रित मरुस्थल। हमादा पथरीला मरुस्थल है। इर्ग है जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है, मान मरुस्थल है। और रेग है जो मिश्रित मरुस्थल है, जिसमें कंकड़ पत्थर और रेत शामिल है। लघु मरुस्थल कुछ गुजरात से बीकानेर के मध्य मरुस्थलीय पट्टी लघु मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। सेम समस्या। मरुस्थलीय क्षेत्र में
जहाँ अत्यधिक सिंचाई होती है वहाँ नीचे का लवण केशिकाकर्षण विधि द्वारा ऊपर आ जाता है तथा दलदली भूमि का निर्माण होता जाता है। पोखरण जैसलमेर में स्थित, जिसे भारत का शक्तिधाम कहते हैं, यहाँ प्रथम परमाणु परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी के समय मई 1998 में हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण श्री अटल बिहारी जी के समय हुआ था। राजस्थान सरकार ने मरुस्थल को रोकने हेतु जैसलमेर के कुलदरा गांव में कैक्टस पार्क की स्थापना की है। थारगढ़ा चंदन नलकूप जैसलमेर में है। रेगिस्तान का जल महल बाटड़ा का कुआं बाड़मेर में स्थित है। मरुस्थल के निर्माण या प्राकृतिक कारण क्या है? प्राकृतिक कारण है वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनिश्चितता, खंड वर्षा। मरुस्थल निर्माण के मानवीय कारण क्या है? मरुस्थल को मानव बढ़ाने में क्यों सहायक है? वर्षों की कटाई कर रहे हैं, अत्यधिक पशुचारण है, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, प्रदूषण है। नेक्स्ट, बालुका स्तूप युक्त मुक्त प्रदेश। यह पथरीला चट्टानी मरुस्थल है जो राजस्थान में पोखरण जैसलमेर से फड़ौदी जोधपुर तक और बाड़मेर बालोतरा बाड़मेर के मध्य 300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चट्टानी मरुस्थलीय भूभाग है, जिसे हमादा कहा जाता है। यह जल्दी गर्म होता है तथा जल्दी ठंडा होता है। इस कारण यहाँ सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा अगस्त 2000 में की गई थी। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना है जो रीडा और आरपीसीएल के सहयोग से की गई है। आरपीसीएल की स्थापना 1995 में की गई है। रीडा की स्थापना 1985 में की गई है। जिन दोनों ने मिलकर, रीडा और आरपीसीएल ने मिलकर ही अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की है। मगरा, बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियां मगरा कहलाती है, जबकि बालोतरा बाड़मेर से सिवाना बाड़मेर की 56 गुमदाकार पहाड़ियां 56 की पहाड़ियां कहलाती है। उदयपुर के आसपास अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां भी मगरा कहलाती है। थार मरुस्थल के मगरा क्षेत्र में जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी पर ही राव जैसल द्वारा 1155 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया गया था। अर्धशुष्क अर्धशुष्क प्रदेश है जो 4 भागों में बांटा गया है। गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूनी बेसिन। अर्धशुष्क पर विस्तृत चर्चा है। गग्गर का मैदान है जो मुख्यतः हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में फैला है। गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के कालका की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में मैदान बनाती है। गग्गर नदी टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है तथा इसमें ज़्यादा पानी आने पर यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। गग्गर निर्मित मैदान पाट कहलाता है, जिसे हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जानते हैं। यह बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गग्गर का मैदान पाट है जो नाली क्षेत्र है जो बासमती चावल उत्पादन के लिए फेमस है। गग्गर दोआब क्षेत्र, गग्गर व सतलज नदियों के बीच में स्थित है। गग्गर नदी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। शेखावाटी क्षेत्र, चूरू सीकर झुंझुनू में यह फैला हुआ है। शेखा सामंत होने के कारण इस क्षेत्र का नाम शेखावाटी पड़ा। कांतली नदी बहने के कारण कांतली बेसिन कहते हैं। इसके आसपास तंवर राजवंश रहने के कारण यह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। यहाँ तोरावटी भाषा बोली जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। और कांतली नदी के किनारे ही नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण की विधि के रूप में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं, पक्के कुओं को नाड़ी कहते हैं और छोटे छोटे तालाब हैं वो सर कहलाते हैं, जिसमें पर्वत सर, जयसर, रामसर। थली, हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर का सीमावर्ती भाग थोड़ा नीचा होने के कारण थली कहलाता है। बांगर क्या है? कांतली नदी निर्मित पुराना उपजाऊ मैदान है जो बांगड़ कहलाता है या बांगर कहलाता है। नागौरी उच्च भूमि, अरावली से पृथक उच्च भाग नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। इसमें सपादलक्ष, अहिच्छत्रपुर, नागौर तथा कुछ बीकानेर का क्षेत्र शामिल है। नागौर जिले में अवशिष्ट पहाड़ियाँ श्रेणियाँ कहलाती है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी और जायल श्रेणी। मकराना श्रेणी संगमरमर की है, मांगलोद श्रेणी जिप्सम की है, जायल श्रेणी फ्लोराइड की है। और फ्लोराइड युक्त जल पीने से वहाँ के लोगों की कुबड़ निकली हुई है और जिस बेल्ट को कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, हौच बेल्ट के नाम से कहते हैं, यह कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी है नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं लूनी बेसिन क्षेत्र। इस क्षेत्र में लूनी नदी बहने के कारण यह लूनी नदी बेसिन कहलाता है। राजस्थान में इस क्षेत्र का ढाल पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ है। इस क्षेत्र में गोडवाड़ जाति के रहने के कारण इसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। इस क्षेत्र में गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। मुख्य क्षेत्र है जो जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर क्षेत्र शामिल है। लूनी नदी को जालोर में रेला कहते हैं। इसमें अधिकतर पानी आने के कारण नालियाँ निकाल कर खेतों में सिंचाई की जाती है, जिसे नेहड़ा कहते हैं।
जो कि वर्षा जल संरक्षण की एक विधि है। बाड़मेर क्षेत्र में बालोतरा से सिवाना तक 56 घुमताकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। इन्हीं पहाड़ियों के मध्य मेवानगर में नाकोड़ा पर्वत स्थित है, जिस पर जैन धर्म से संबंधित 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित नाकोड़ा भैरव मंदिर है। 56 की पहाड़ियों के बीच पीपलुद हल्देश्वर पहाड़ी पर हल्देश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। पीपलुद हल्देश्वर क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू या लघु माउंट आबू भी कहते हैं। ठीक है। जालौर जिले में ग्रेनाइट पर्वत स्थित है। जालौर में जसवंतपुरा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 869 मीटर ऊंची है, डोरा पर्वत। जालौर में जालोरा भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर चोटियां स्थित है। इसराना भाकर सबसे ऊंची चोटी है। भारत में कुल 142 डेजर्ट जोन बने हुए हैं, जबकि राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन हैं। डेजर्ट जोन को देखते हुए केंद्रीय भूजल बोर्ड राजस्थान ने कुछ क्षेत्रों में जल दोहन हेतु प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे पुष्कर अजमेर में, रानीवाड़ा में, सांचौर जालौर सिटी में, जोटवाड़ा जयपुर में, बहरोड़ अलवर में, धौंध श्री माधोपुर में, सीकर में, मंडावा झुंझुनू में। थार मुस्तुल के कुछ विशेष तथ्य हैं। यहाँ पे ईंधन आधारित कोयला, पेट्रोल, गैस के भंडार है। राज्य की कुल जनसंख्या 40% निवास करती है। वन, घास व कटीली झाड़ियाँ हैं, जिसमें धामण है, करड़ है, अनजान है, लिलोण, सेवण है। थार मरुस्थल में पानी इकट्ठा करने की निम्न विधियां हैं। शेखावाटी क्षेत्र में सरिया सरोवर विधि है। जोधपुर क्षेत्र में झालरा, बाईजी का झालरा नाड़ी विधि है। सीमावर्ती जिलों में कुई या बेरी विधि है। मरुस्थल के समस्त 12 जिलों में टांका विधि है। अर्धशुष्क मरुस्थल क्षेत्र में टोबा विधि है, जबकि संपूर्ण राजस्थान में पानी इकट्ठा करने की विधि बावड़ी विधि कहलाती है। परंपरागत जल संरक्षण की विधियां बावड़ी, झील, कुआं, नाडा, टोबा कहलाती है। वर्षा जल संरक्षण की विधियां है जो तालाब है, झालरा है, नेहड़ा है, खड़ीर है, आगोर है, पायतन है, मदार है। थार मरुस्थल से कुछ विकासात्मक कार्य हैं। कौन कौन से हैं? काजरी, आफरी, फिर काफरी, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम और समन्वय व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, भुज गुजरात, बीकानेर, जैसलमेर, पाली। काजरी का उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को कम करके शुष्कता को समाप्त करना है। काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान अमेरिका या यूनेस्को के सहयोग से केंद्र सरकार ने शुरू किया था इसको। अमेरिका व यूनेस्को के सहयोग से काजरी को। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1985 में जोधपुर में मुख्यालय है इसका। उद्देश्य मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके तथा मरुस्थल के विस्तार को कम करने में सहायक हो, जैसे नागफनी है, डंडा थोर है, ग्वारपाठा है, थोर बिलायती बबूल है। काफरी क्या है? सेंट्रल एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। काफरी जोधपुर में है, काजरी जोधपुर में है, लेकिन काफरी बीकानेर में है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75 में स्टार्ट हुआ। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में स्टार्ट हुआ। सूखा संभाव्य कार्यक्रम में 75% और 25% राज्य का हिस्सा है। मरु विकास में भी 75% केंद्र सरकार का हिस्सा और 25% है जो राज्य सरकार का हिस्सा है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, मरुस्थल के विस्तार को कम करके अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम शुरुआत है इसकी 1992-93 में हुई। 10 जिलों में शुरुआत की गई थी। वर्तमान में 18 जिलों में संचालित है। समन्वित व्यर्थ भूमि संचालित है, केवल राज्य सरकार द्वारा संचालित है। व्यर्थ बंजर भूमि को समन्वित करके कृषि योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। दोस्तों, पूरे टॉपिक को एकदम एक एक चीज़ है जो ध्यान से बताई गई है। थोड़ा सा मैं फास्ट चला हूँ, क्योंकि यदि धीरे धीरे चलता तो इस वीडियो को बनाने में कम से कम 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इसकी PDF चाहिए आपको तो मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं। इसकी मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा। 96670134
474 मेरे मोबाइल नंबर है। इस पे आप मैसेज डाल सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट अरावली पर्वतमाला के साथ।